हेलो दोस्तों, मैं आर के सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग आज के इस वीडियो में क्लास 12th के बायोलॉजी के लिए बीएसईबी द्वारा इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया था, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब इस वीडियो में बायोलॉजी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन को देखते हैं। साथियों, पिछले वर्ष के तरह ही इस वर्ष भी क्लास 12th के बायोलॉजी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी सिर्फ आधा क्वेश्चन को ही बनाना है। जितना क्वेश्चन रहता है उतने क्वेश्चन के आधा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि हम लोग अगर देखें, इसमें यहाँ पे लिखा गया प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघु उत्तरीय है, अर्थात शॉर्ट में आंसर देना है। किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दे। क्वेश्चन 1 से 20 तक में टोटल संख्या हो गया 20 क्वेश्चन, जिसमें से मात्र देना है 10 प्रश्न का ही आंसर। और प्रत्येक के लिए कितने अंक निर्धारित है? 2 अंक निर्धारित है। तो बस यही है साथियों कि इस वर्ष भी हम लोगों को मात्र 50% क्वेश्चन का ही जवाब देना है। जैसे 1 से लेकर 20 तक में 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन में से जिस 10 क्वेश्चन का भी आंसर आता है उस 10 क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी के लिए इंटरनेट पर जो जारी मॉडल पेपर था, इसके क्वेश्चन को आंसर को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करते हैं, जिसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है पवित्र उपवन क्या है। पवित्र उपवन क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं और इनका महत्व क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है साथियों कि पवित्र उपवन क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं और इनका महत्व क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा है कि एक ऐसा प्राकृतिक वन क्षेत्र है जिन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से संरक्षित किया जाता है। ये भारत में मेघालय, राजस्थान, कर्नाटक, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश जैसे जगहों पर पाया जाता है। यहाँ पे साथियों हमारा क्वेश्चन क्या था? अभी क्वेश्चन था कि पवित्र उपवन क्या है। पवित्र उपवन क्या है? तो एक ऐसा वन क्षेत्र है जिन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से संरक्षित किया जाता है। एक ऐसा वन क्षेत्र जिसे धार्मिक और सांस्कृतिक कारण से संरक्षित सुरक्षित किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? पवित्र उपवन कहते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो यह भारत के मेघालय में, राजस्थान में, कर्नाटक में, मणिपुर में और अरुणाचल प्रदेश जैसे जगहों पर पाए जाते हैं। याद रहेगा साथियों, पवित्र उपवन क्या है हमारा? पवित्र उपवन एक ऐसा वन क्षेत्र है जिन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से संरक्षित किया जाता है। और ये भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? भारत में ये मेघालय में, राजस्थान में, कर्नाटक में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश जैसे जगहों पर पाए जाते हैं। इसी में क्वेश्चन एक और है कि इनका महत्व क्या है। पवित्र उपवन का महत्व क्या है? तो इनका महत्व यह है कि यह जैव विविधता का भंडार होता है। इसमें जैव विविधता बहुत अधिक होता है। पवित्र उपवन में लगभग सभी प्रकार के पौधे को लगाया जाता है, इसीलिए यह जैव विविधता का भंडार होता है। दूसरा महत्व है इसका कि इन्हें धार्मिक स्थल के रूप में पूजा जाता है। पवित्र उपवन को पूजा भी जाता है धार्मिक स्थल के रूप में, यह भी इसका महत्व है। इसके बाद तीसरा महत्व है इसका कि लोगों को जड़ी बूटी आसानी से मिल जाता है। चूंकि पवित्र उपवन में लगभग सभी प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, तो उसमें से आसानी से जड़ी बूटी भी मिल जाता है। तो साथियों ये क्वेश्चन समझ में आ गया हमारा। यह क्या था कि पवित्र उपवन क्या है और ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका महत्व क्या है। तो एक पवित्र उपवन एक ऐसा प्राकृतिक वन क्षेत्र जिन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से संरक्षित सुरक्षित किया जाता है, उसे हम लोग पवित्र उपवन कहते हैं। और ये पाए कहाँ जाते हैं? यह भारत के मेघालय, राजस्थान, कर्नाटक, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश जैसी जगहों पर पाए जाते हैं। और महत्व क्या है? इसका महत्व है कि यह जैव विविधता का भंडार होता है, धार्मिक स्थलों के रूप में पूजा जाता है और लोगों को आसानी से जड़ी बूटी मिल जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा के पिरामिड की व्याख्या करें। क्या है साथियों क्वेश्चन है कि ऊर्जा के पिरामिड की व्याख्या करें। तो पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड है साथियों। पिरामिड कई प्रकार के होते हैं, ऊर्जा का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड। तो हमारा यहाँ पे अभी क्वेश्चन है कि ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड तो उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता, 4 चीजें यहाँ पे। उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ताओं के बीच ऊर्जा प्रवाह के आधार पर प्राप्त पिरामिड को क्या कहते हैं? ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं।
याद रहेगा साथियों। पिरामिड में हम लोग जब भी लेंगे किसी भी तरह का पिरामिड, इसमें 4 तरह का चीज, एक उत्पादक होगा, उसके बाद प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। तो उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ताओं के बीच ऊर्जा प्रवाह के आधार पर जब पिरामिड बनता है तो इस पिरामिड को कहते हैं ऊर्जा का पिरामिड। और इसमें इस पिरामिड में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के बीच ऊर्जा का प्रवाह दर 10% क्या होता है, घट जाता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के बीच ऊर्जा प्रवाह का दर 10% क्या होता है, घट जाता है। और इसीलिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछा जाता है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, उल्टा, सीधा। तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाता है। और क्यों होता है, क्योंकि 10% ऊर्जा क्या होता है, प्रत्येक पोषण स्तर में घटते जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ बना के रखा है, अब देखिए यहाँ पे है पहला ऊर्जा स्तर। पहले ऊर्जा स्तर में पीपी है, यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राथमिक उत्पादक। उत्पादक कितना है, 10,000 जूल है इसके पास ऊर्जा। इसके बाद प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अर्थात प्राथमिक उत्पादक से गया प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राइमरी कंज्यूमर, पीसी में गया। तो प्राथमिक उपभोक्ता के पास, इसके पास था 10,000 जूल, इसका 10% क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 10% घटा तो कितना हो गया, 1,000 हो गया। इसके बाद फिर एससी के पास हो गया 100 और टीसी के पास हो गया 10 जूल। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यही है हमारा ऊर्जा का पिरामिड। किसे कहेंगे, तो उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ताओं के बीच ऊर्जा प्रवाह के आधार पर प्राप्त पिरामिड को ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। और इस पिरामिड में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के बीच ऊर्जा का प्रवाह 10% घटता जाता है, और इसीलिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सहोपकारिता क्या है, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि सहोपकारिता क्या है, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। सहोपकारिता क्या है, सहोपकारिता दो अलग अलग जातियों के जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीवों को एक दूसरे से लाभ होता हो, तो इसे क्या कहते हैं, सहोपकारिता कहते हैं। याद रहेगा साथियों, सहोपकारिता, सहोपकारिता का मतलब है कि दो जाति के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीवों को एक दूसरे से लाभ होता हो, तो उसे क्या कहेंगे, सहोपकारिता कहेंगे। अब यहाँ पे उदाहरण के साथ बोला था, तो उदाहरण में जैसे लाइकेन में शैवाल और कवक का संबंध। लाइकेन में जो है दो जीव है, लाइकेन में दो जीव, एक शैवाल और दूसरा कवक, दोनों का जो संबंध है वह कैसा संबंध है, सहोपकारिता वाला संबंध है। अर्थात शैवाल से लाइकेन को, लाइकेन में जो है शैवाल से कवक को आश्रय मिलता है और कवक से शैवाल को आश्रय मिलता है। अतः यह दोनों किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सहोपकारिता का। सहोपकारिता है क्या, तो दो अलग अलग जातियों के बीच, जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव को एक दूसरे से लाभ होता हो, तो उसे क्या कहेंगे, सहोपकारिता कहेंगे। एग्जाम्पल में क्या हो गया, लाइकेन में शैवाल और कवक का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, अस्पर्धी अपवर्जन नियम क्या है। अस्पर्धी अपवर्जन नियम क्या है, यह एक ऐसा नियम है जिसके अनुसार एक ही तरह के संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाले दो जातियां अनंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती है। क्या है साथियों, यह नियम एक ऐसा नियम है जिसमें एक ही तरह के संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली, स्पर्धा मतलब लड़ने वाली, आपस में कंपटीशन करने वाली, एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा करने वाली दो जातियां अनंत काल तक, लंबे समय तक साथ साथ नहीं रह सकती है, तो इसी नियम को क्या कहते हैं, अस्पर्धी अपवर्जन नियम कहते हैं। याद रहेगा साथियों। पहला, तीसरा हमारा क्या था यहाँ पे, सहोपकारिता क्या है, उदाहरण के साथ व्याख्या। सहोपकारिता क्या था, दो अलग अलग जातियों के जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीवों को एक दूसरे से लाभ होता हो, तो इसे क्या कहेंगे, सहोपकारिता कहेंगे। जैसे में लाइकेन में कौन हो गया, लाइकेन में शैवाल और कवक का संबंध। इसका स्पर्धी अपवर्जन नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार एक ही तरह के संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली दो जातियां अनंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती है। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज का नामकरण कैसे होता है। साथियों, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज का नामकरण 4 स्टेप में पूरा होता है। सबसे पहला जो स्टेप है इसमें यह है कि वंश का पहला अक्षर को कैपिटल में लिखा जाता है। अगर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज का नामकरण करना है
तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस के नामकरण में सबसे पहले जिस भी जीवाणु का नामकरण करना, उस जीवाणु के वंश का पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है। वह उस जीवाणु के वंश का पहला अक्षर कैपिटल में, उसके बाद दूसरे स्टेप में जीवाणु के प्रजाति का पहला 2 अक्षर स्मॉल में। सबसे पहले क्या करना है कि वंश के पहले अक्षर को कैपिटल में लिखना है, उसके बाद जीवाणु के प्रजाति के पहले 2 अक्षर को स्मॉल में लिखना है, उसके बाद उसके स्ट्रेन का नाम लिखना है, इसके बाद उसका खोज का क्रम लिखना है कि मतलब कब खोज हुआ था, पहले बार हुआ होगा तो पहली, दूसरी बार हुआ होगा तो 2। जैसे पे हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे इको आर आई, क्या है हमारा इको आर आई यानी 1, इको आर 1। इसमें जो ई है, ई का मतलब होता है इस्चेरिचिया, क्या होता है इस्चेरिचिया, ई का मतलब इस्चेरिचिया। यह क्या है हमारा वंश का नाम है, तो वंश का नाम, वंश में इस्चेरिचिया का पहला अक्षर क्या है ई है, तो ई लिखा गया कैपिटल में। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है जीवाणु के प्रजाति का पहला 2 अक्षर स्मॉल में। तो जीवाणु का प्रजाति क्या था, कोली था, तो कोली हमारा क्या है जाति, इसका पहला 2 अक्षर क्या हो गया सीओ, सीओ किस में हो गया स्मॉल में हो गया। इसके बाद तीसरा स्टेप है स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या है आर, तो स्ट्रेन का नाम आर लग गया। इसके बाद खोज, इसका खोज कब हुआ था, पहली बार हुआ था, तो 1 यह खोज का क्रम, यह जो 1 है रोमन में वह क्या है हमारा खोज का क्रम। तो याद रहेगा साथियों, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का नामकरण कैसे होगा, सबसे पहले वंश का नाम के पहला अक्षर को कैपिटल में, उसके बाद जीवाणु की प्रजाति का पहले 2 अक्षर को स्मॉल में, इसके बाद स्ट्रेन का नाम और उसके बाद खोज का क्रम रोमन में दे देना है, हो जाएगा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का नामकरण। नेक्स्ट नंबर 6 का क्वेश्चन है अनुप्रवाह संसाधन क्या है। क्या है क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन है कि अनुप्रवाह संसाधन क्या है। तो इसका आंसर है कि जैव प्रौद्योगिकी, अर्थात इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी द्वारा तैयार उत्पाद को बाजार में भेजने से पूर्व कई प्रक्रम द्वारा संशोधित किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। याद रहेगा साथियों, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जितने भी उत्पाद को तैयार किए जाते हैं, उस उत्पाद को बाजार में भेजने से पहले ही कई तरह के प्रोसेस से उसको संशोधित किया जाता है, कई तरह के प्रक्रियाओं से उसे संशोधित किया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। इसीलिए लिखा गया कि जैव प्रौद्योगिकी अर्थात बायोटेक्नोलॉजी द्वारा तैयार उत्पाद को बाजार में भेजने से पूर्व कई तरह के प्रक्रम, कई तरह के प्रक्रियाओं से संशोधित किया जाता है, जिसे अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमाक्लोन क्या है। सोमाक्लोन क्या है, तो इसका आंसर होता है कि उत्तक संवर्धन द्वारा उत्पादित पौधों को क्या कहते हैं सोमाक्लोन कहते हैं। याद रहेगा साथियों, सोमाक्लोन, उत्तक संवर्धन से जो भी पौधा उत्पादित होता है उसी पौधे को क्या कहते हैं सोमाक्लोन कहते हैं। इसलिए लिखा गया उत्तक संवर्धन द्वारा उत्पादित पौधों को सोमाक्लोन कहते हैं, और यह आनुवांशिक रूप से मूल पौधों के समान होता है। याद रहेगा साथियों, सोमाक्लोन क्या है, उत्तक संवर्धन के द्वारा, टिश्यू कल्चर के द्वारा उत्पादित पौधों को सोमाक्लोन कहते हैं, और यह आनुवांशिक रूप से अपने मूल पौधे से क्या होंगे समान होते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण के साथ बायोपायरेसी की व्याख्या करें। उदाहरण के साथ बायोपायरेसी की व्याख्या करें। बायोपायरेसी, बायोपायरेसी का अर्थ होता है जैविक संसाधनों का चोरी। अर्थात बायोपायरेसी किसे कहेंगे, तो किसी भी कंपनी या संगठन के द्वारा किसी देश को बिना बताए, बिना सूचना दिए ही वहां के जैविक संसाधनों का इस्तेमाल करना ही कहलाता है बायोपायरेसी। याद रहेगा साथियों, किसी भी कंपनी या संगठन के द्वारा किसी देश को बिना कोई सूचना दिए हुए ही वहां के जैविक संसाधनों का इस्तेमाल करना ही कहलाता है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का अर्थ क्या होता है, बायोपायरेसी का अर्थ होता है जैविक संसाधनों का चोरी। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे में सदाबहार पौधे का उपयोग एली लिली कंपनी ने मेडागास्कर देश को बिना बताए किया था। यहाँ भी एली लिली कंपनी क्या किया है, एली लिली कंपनी ने सदाबहार पौधे का उपयोग बिना बताए ही उपयोग कर लिया, मेडागास्कर देश को बताया नहीं और सदाबहार पौधे का उपयोग कर लिया। तो किसी भी कंपनी या संगठन के द्वारा किसी देश को बिना कोई सूचना दिए वहां के जैविक संसाधनों का इस्तेमाल करना ही कहलाता है बायोपायरेसी। जैसे में क्या हो गया, जैसे में सदाबहार पौधे का उपयोग एली लिली कंपनी ने मेडागास्कर देश को बिना बताए किया था। अगर हम अर्थ की बात करें तो बायोपायरेसी का अर्थ क्या हो गया, जैविक संसाधनों का चोरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्नक क्या है। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है साथियों कि उर्नक क्या है। उर्नक क्या है? ये कवक के साथ जीवाणुओं के झुंड होते हैं। उर्नक क्या होते हैं? उर्नक कवक के साथ जीवाणुओं का झुंड होते हैं जो लाल जैसी संरचना का निर्माण करता है। तो समझ में आ गया साथियों, उर्नक क्या है? उर्नक कवक के साथ जीवाणुओं का झुंड है जो लाल जैसी संरचना का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? उर्नक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव उर्वरक क्या है और इसके स्रोत कौन है। क्या है साथियों क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि जैव उर्वरक क्या है और इसके स्रोत क्या है। जैव उर्वरक यह प्राकृतिक पदार्थ है। जैव उर्वरक क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है जो जीवित सूक्ष्म जीवों से बने होते हैं। किससे बने होंगे? यह जीवित सूक्ष्म जीवों से। और ये इसका काम क्या है? काम है मिट्टी की उर्वरता को यह बढ़ाता है। तो जैव उर्वरक क्या है? जैव उर्वरक एक प्राकृतिक पदार्थ है जो जीवित सूक्ष्म जीवों से बने होते हैं और यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन है कि इनके स्रोत कौन है। तो इसके स्रोत जीवाणु, कवक, शैवाल, माइकोराइजा, एजोला बीजीए, यह सब हमारा क्या है? जैव उर्वरक का स्रोत है। प्यारे साथियों, इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में क्लास 12th के लिए बायोलॉजी के लिए इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर के लघुत्तरीय प्रश्न के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक के आंसर को देखा और अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक के सॉल्यूशन को देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।